सऊदी अरब में साफ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलिस्तीन की संप्रभुता 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और उस राज्य की पूर्ण राजनीतिक पहचान बहाल हुए बिना इजराइल के साथ किसी भी प्रकार के सामान्य संबंध संभव नहीं है। और रियाद ने यह संदेश फिलिस्तीनी नेतृत्व को अपने आंतरिक बैठकों में जितनी मजबूती से दिया है, उतनी ही दृढ़ता के साथ दुनिया को यह दिखा दिया है कि फिलिस्तीन का मुद्दा किसी सौदेबाजी का विषय नहीं है। फिलिस्तीन को पीछे छोड़कर कोई कूटनीतिक पुल नहीं बनाया जाएगा। और जब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के करीबी अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि सऊदी अरब ने यह वादा पूरी स्पष्टता के साथ रखा है कि वे फिलिस्तीनी हित को कभी धोखा नहीं देंगे, तब यह संदेश सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि मध्य पूर्व की भू राजनीति में एक तीखा, तेज और भारी संकेत बन गया। खासकर ऐसे समय में जब वॉशिंगटन लगातार रियाद को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए दबाव में ला रहा है। इसी दबाव के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, जिसके बारे में विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस बैठक को एक निर्णायक बिंदु की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन फिलिस्तीनी नेतृत्व का विश्वास है कि रियाद अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके अनुसार सऊदी अरब जिस स्पष्टता के साथ 1967 की सीमाओं पर आधारित समाधान की शर्त रख रहा है, वह किसी भी अचानक बदलाव की अनुमति नहीं देता। ऐसा माहौल तब और तीव्र हो जाता है जब 2020 के अब्राहम समझौते की याद ताज़ा होती है, जिसमें 4 अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए थे। और आज वही क्षेत्र फिर से दबाव, बातचीत और भू राजनीतिक समीकरणों के चक्रवात में खड़ा है, जहां हर निर्णय इतिहास की दिशा बदल सकता है। दूसरी ओर गाजा में सत्ता के मुद्दे पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग द्वारा हमास से हथियार छोड़ने की मांग को जिस तरह हमास ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया है, वह इस पूरे समीकरण में तनाव को और बढ़ाता है। इसी उबलते माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सामने आता है कि सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने पर विचार किया जा रहा है। और जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम F-35 बेचेंगे, तो ये बयान क्षेत्र की रणनीतिक दिशा में एक और भारी पत्थर की तरह गिरा, जिससे हलचल और बढ़ गई। F-35 को वे एक ऐसी मशीन बताते हैं जो आसमान में लगभग अदृश्य होकर चलती है, जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में कोई निंजा अपनी अनदेखी चाल से दुश्मन की रेखाओं को भेदता हुआ आगे बढ़ता है। अमेरिकी मीडिया पहले ही संकेत दे चुका था कि वॉशिंगटन रियाद को ये उन्नत तकनीक देने की तरफ झुक रहा है, और ट्रंप के इस बयान ने उस संभावना को और स्पष्ट कर दिया। ब्लूमबर्ग ने भी बताया कि क्राउन प्रिंस की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान F-35 पर समझौता संभव है, और साथ ही गैस, रक्षा और बड़े आर्थिक करारों का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है, जिससे अमेरिका सऊदी रिश्तों का पुल और मजबूत हो जाए। इसी समय जर्मनी ने भी बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा कर दी कि वह 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात पर लगी रोक हटाने जा रहा है। हालांकि यह निर्णय गाजा में लागू युद्ध विराम और मानविक सहायता के प्रवाह पर निर्भर रहेगा। जर्मन अधिकारियों ने कहा है कि हर निर्यात आवेदन को व्यक्तिगत रूप से जांचा जाएगा, और शर्त यही है कि संघर्ष विराम कायम रहे, सहायता निर्बाध रूप से पहुंचे और अनुशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। जर्मनी का यह कदम ऐसे समय आया था जब उस पर मानवाधिकार समूहों का दबाव बढ़ रहा था, जो इजराइल को हथियार भेजे जाने को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बता रहे थे। लेकिन बर्लिन का दावा है कि मौजूदा कूटनीतिक प्रगति और स्थिरता ने उन्हें यह कदम उठाने की अनुमति दी। इसी बीच कब्जे वाले पश्चिम तट पर इजरायली बलों ने एक अवैध आउटपोस्ट को खाली कराया, जहां हाल के दिनों में हिंसा की गंभीर घटनाएं दर्ज की गई थीं। भारी मशीनरी, बुलडोजर, सुरक्षा बल और तीखा विरोध, ये सब दृश्य इस बात का प्रतीक थे कि पश्चिम तट पर तनाव लगातार खौल रहा है और इजराइल कानून व्यवस्था के नाम पर सख्त कार्रवाई कर रहा है, जबकि फिलिस्तीनियों का आरोप है कि ऐसी कार्रवाइयां अक्सर पक्षपातपूर्ण होती हैं और कई बार बसने वालों की हिंसा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी बीच फ्रांस ने भी यूरोपीय राजनीति को हिला देने वाला निर्णय लिया और यूक्रेन को अगले 10 सालों में 100 रफाल F-4 लड़ाकू विमान देने का बड़ा समझौता साइन किया, जिसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक बताया, क्योंकि उनके अनुसार यह सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी का एक वादा है। रूस के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच फ्रांस का ये समर्थन यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था में निर्णायक बदलाव ला सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का संकेत है कि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विमान कितनी जल्दी डिलीवर होते हैं और किस प्रकार के मिसाइल सिस्टम इसके साथ दिए जाते हैं। उसी समय पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर रूस के मिसाइल हमले जारी हैं, जहां बेरेस्तीम और बालाक्लिया में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए, जिससे यह साफ साबित होता है कि युद्ध की आग कम होने का कोई संकेत नहीं है। इसी भूचाल के बीच एक और बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, जब खबर मिलती है कि सीरिया अपनी जमीन पर मौजूद उइगुर जिहादी लड़ाकों को चीन को सौंपने की तैयारी कर रहा है। और ये कदम ऐसे समय आता है जब सीरिया की नई सरकार पूरी दुनिया में अपनी कूटनीतिक पहचान को वापस स्थापित करने की कोशिश कर रही है। चीन और सीरिया के बीच इस स्तर का सुरक्षा संबंधी सहयोग ये दिखाता है कि बीजिंग अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को बिल्कुल नरमी से नहीं लेता,
चीन ने साफ किया है कि वह नहीं चाहता कि कोई भी तत्व सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करके चीन के हितों को खतरे में डाले। और सीरिया की ओर से यह आश्वासन दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। सीरिया में मौजूद 3200 से 4000 उइगुर लड़ाके, जो वर्षों से संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, अब नई व्यवस्थाओं के दौर में एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और यह पूरा मुद्दा चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक अत्यधिक संवेदनशील स्थान रखता है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के खिलाफ प्रस्ताव पर चीन का तटस्थ रहना भी यह दिखाता है कि बीजिंग अपनी प्राथमिकताओं को किस तरह व्यावहारिक और स्थिर ढंग से आगे बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया की इन उलझी जलती खौलती घटनाओं का बोझ अब एक ऐसे मोड़ पर जमा हो गया है जहां हर कदम, हर बयान, हर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नसों पर बिजली की तरह असर डालता है। सऊदी अमेरिका, फिलिस्तीन, इजरायल के बीच चल रहा त्रिकोणीय तनाव, यूरोप की रक्षक राजनीति, यूक्रेन युद्ध की भयावहता, रूस की आक्रामकता, जर्मनी की नीति परिवर्तन, फ्रांस का सैन्य दाव और चीन सीरिया का सुरक्षा सहयोग, ये सब एक ऐसे दौर की तस्वीर खींचते हैं जहां दुनिया एक साथ कई दिशाओं में खींची हुई है। कोई धुंध में रास्ता खोज रहा है तो कोई संघर्ष की चिंगारी बुझाने में लगा है और कोई नया मोर्चा तैयार कर रहा है। लेकिन इस पूरे जटिल परिदृश्य के केंद्र में इंसानी जिंदगियां हैं, शहर हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं और एक ऐसी दुनिया है जो स्थिरता की तलाश में है, हालांकि हर मोड़ पर राजनीति का तूफान उसे फिर से हिला देता है।